हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया था, यानी उसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया था। जिन लोगों ने पहले उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चा, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो बच्चों, आज बेसिकली हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं हमने कल क्या बताया था, यानी लास्ट वीडियो में उसको लिख लेते हैं, है ना। तो हमने बच्चा आपको कल बताया था कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास fx है या y बराबर fx कोई फंक्शन है, वो फंक्शन कब वर्धमान होता है, कब हास्यमान होता है, कब निरंतर वर्धमान होता है और कब निरंतर हास्यमान होता है, इसके बारे में मैंने कल बताया था और उसको ग्राफ के माध्यम से भी समझाया था और उसकी कुछ कंडीशंस हैं वो भी मैंने आपको लिख के समझाई थी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बाकी में जड़ से हर चीज़ बिल्कुल जीरो लेवल से समझनी है इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा उस चीज़ को लिख लेते हैं जो हमने कल समझाई थी। ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको कल बताया था अगर कोई फंक्शन हमारे पास y बराबर fx है, तो अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f डैश x अगर 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो जो फलन होता है fx वह फलन होता है निरंतर वर्धमान। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, धनात्मक है, यानी कि 0 से बड़ा है, तो वह निरंतर वर्धमान होगा वो फलन। ठीक है, और फिर मैंने दूसरा बताया था आपको, यदि उस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f डैश x 0 से बड़ा या बराबर है, ठीक है, तो यानी पॉजिटिव जो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, यानी धनात्मक है या 0 है, तो ऐसी स्थिति में जो फलन होता है वो सिर्फ वर्धमान होता है। ठीक है, वर्धमान। निरंतर वर्धमान में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फंक्शन सिर्फ बढ़ेगा, सिर्फ इंक्रीज करेगा। ठीक है, सिर्फ बढ़ेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और वर्धमान में ये होता है कि फंक्शन बढ़ता भी है और कांस्टेंट भी रहता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं वर्धमान में। जो ग्राफ है वो इंक्रीज भी करता है और कांस्टेंट भी रहता है, बट निरंतर वर्धमान में सिर्फ फंक्शन इंक्रीज करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि यदि f डैश x यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा है, यानी नेगेटिव है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, यानी उसका जो फंक्शन है, जो उसका ग्राफ है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, सिर्फ डिक्रीज होता है, उसके अलावा कुछ और नहीं करता है, वो डिक्रीज ही होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में निरंतर क्या होता है, हास्यमान फलन होता है। ठीक है, और अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से छोटा या 0 के बराबर है तो फंक्शन जो है हास्यमान होता है, हास्यमान। ठीक है, तो निरंतर हास्यमान और हास्यमान में अंतर है क्या? निरंतर हास्यमान जो होता है वो हास्यमान हो सकता है, बट हास्यमान जरूरी नहीं है निरंतर हास्यमान हो। ऐसे ही निरंतर वर्धमान जो होता है वो वर्धमान हो सकता है, उसको कह सकते हैं वर्धमान, बट हर वर्धमान को निरंतर वर्धमान हम नहीं कह सकते। डिफरेंस है दोनों के बीच में। निरंतर वर्धमान का मतलब है, निरंतर मतलब कंटिन्यूस, स्ट्रिक्टली कोई चीज़ लगातार बढ़ रही है और सिर्फ वो बढ़ रही है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगी, सिर्फ बढ़ रही है। तो इस स्थिति में इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूसली बढ़ता है, इंक्रीज करता है, सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, वो लगातार बढ़ता है, तो इसलिए हम उसे निरंतर वर्धमान बोल रहे हैं। और इस स्थिति में ग्राफ बढ़ता तो है लेकिन बढ़ने के सिवा कुछ और भी कर सकता है, जैसे कांस्टेंट रहता है ग्राफ। ठीक है, तो इस स्थिति में सिर्फ ग्राफ बढ़ता है, इस स्थिति में ग्राफ बढ़ता भी है और कांस्टेंट भी रहता है, दोनों चीज़ें होती हैं, इसलिए हमने इसको वर्धमान कहा, इसको सिर्फ वर्धमान कहा, निरंतर वर्धमान कहा। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर निरंतर हास्यमान। इस स्थिति में फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली गिरता है और गिरने के सिवा कुछ और नहीं करता, सिर्फ गिरता ही है, डिक्रीज ही होता है फंक्शन का ग्राफ, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी निरंतर हास्यमान। और इस स्थिति में फंक्शन का ग्राफ गिरता भी है और कांस्टेंट भी रहता है, कुछ गिरता है कुछ कांस्टेंट रहता है, तो इसमें दोनों काम होते हैं, इसलिए इसे हमने सिर्फ हास्यमान कहा। ठीक है।
तो अब इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था अभी कि कोई भी फंक्शन अगर निरंतर वर्धमान है तो उसे हम वर्धमान भी कह सकते हैं। निरंतर वर्धमान फलन को हम वर्धमान भी कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई फंक्शन निरंतर हास्यमान है तो उसको हम हास्यमान भी कह सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वर्धमान फलन निरंतर वर्धमान हो, हर हास्यमान फलन निरंतर हास्यमान हो। ऐसा क्यों? तो समझिए इस बात को, अगर आप बाकी में समझना चाहते हैं तो। ठीक है, फिर क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए एक बात यहाँ पे गौर दीजिएगा आप लोग, अगर हमें कोई फंक्शन निरंतर वर्धमान प्रूफ करना है, निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली जो है इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, तो क्या कंडीशन चाहिए हमें कि भाई उस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव ले आओ, यानी 0 से बड़ा ले आओ। तो देखो यहाँ भी तो ये जो फंक्शन है का डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, यहाँ 0 से बड़ा भी है और बराबर भी है, यानी इसकी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। भाई निरंतर वर्धमान होने के लिए क्या चाहिए? निरंतर वर्धमान होने के लिए जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 की कंडीशन तो इसके अंदर भी है, तो मतलब ये निरंतर जो वर्धमान की कंडीशन है इसकी कंडीशन इसके अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जो फंक्शन निरंतर वर्धमान हो, यानी जो निरंतर वर्धमान है वो वर्धमान की एक कंडीशन को तो पूरा कर ही रहा है। देखो ग्रेटर देन 0 की, समझे? जो निरंतर वर्धमान है वो वर्धमान की एक कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है ना। कौन सी कंडीशन? ग्रेटर देन 0 वाली। तो देखो यहाँ भी तो ग्रेटर देन 0 है, तो जो निरंतर वर्धमान होगा वो वर्धमान भी होगा। लेकिन जरूरी नहीं है जो वर्धमान है वो हास्यमान भी हो। क्यों? क्योंकि देखिए वर्धमान होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो ग्रेटर देन 0 हो और इक्वल टू 0 भी हो। तो ये वाला जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन 0 की कंडीशन तो पूरी कर रहा है, बट दूसरी कंडीशन को ये पूरा नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। तो ये इक्वल की कंडीशन को ये वाला इसकी पूरी नहीं कर रहा है, इसलिए जरूरी नहीं है जो निरंतर वर्धमान है वो वर्धमान भी हो। सेम यहाँ पर हास्यमान होने के लिए क्या चाहिए? निरंतर वर्धमान होने के लिए क्या, निरंतर हास्यमान होने के लिए क्या चाहिए? निरंतर हास्यमान होने के लिए क्या चाहिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 हो। तो इसकी कंडीशन को तो ये फुलफिल कर तो रहा है, लेस देन 0 इसके अंदर है, तो इसको होने के लिए जो चाहिए वो ये पूरी कर रहा है। लेकिन इसको होने के लिए जो चाहिए वो ये पूरी नहीं कर रहा है। इसको होने के लिए लेस देन भी होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू, बट ये तो सिर्फ लेस देन की कंडीशन पूरी कर रहा है। अगर इक्वलिटी की बात आ गई तो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो फलन निरंतर हास्यमान है वो हास्यमान भी होगा, क्योंकि निरंतर जो हास्यमान की कंडीशन है उसको ये पूरा कर रहा है, बट ये इसकी कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां मैं नोट डाल के लिख देता हूं, निरंतर हास्यमान फलन को हास्यमान फलन कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, और एक और नोट है, ऐसे निरंतर वर्धमान फलन को वर्धमान फलन कह सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वर्धमान फलन निरंतर हास्यमान हो, ये जरूरी नहीं है कि हास्यमान फलन निरंतर हास्यमान हो। ठीक है, क्यों निरंतर वर्धमान फलन वर्धमान होता है? आप समझ गए, क्योंकि जो वर्धमान फलन है वो निरंतर वर्धमान की कंडीशन को पूरा कर रहा है। देखो, तो इसलिए निरंतर वर्धमान जो फलन है वो वर्धमान हो सकता है, ऐसे ही हास्यमान वाला। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम क्वेश्चंस पर आ सकते हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत आराम से प्रूफ होंगे सारी चीज़ें, बस आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इन बातों को भी और लिख लीजिएगा, देन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चा किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, और भी कोई बीच बीच में बातें होंगी तो हम वो क्वेश्चंस में डिस्कस करते चलेंगे। ओके, बहुत देखिए इस एक्सरसाइज से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, मैथ के अंदर गहन नॉलेज मिलेगी आपको इस एक्सरसाइज से।
मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद ही मालूम होंगी, बट जब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें नई नई मालूम पड़ने वाली हैं, यानी मैथ में एक्स्ट्रा ज्ञान मिलने वाला। तो पूरी वीडियो देखना, ऐसा ना हो जहाँ पर आप स्किप करें वहीं मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात वो निकल जाए, फिर लाइफ में आपको कभी शायद वो मिल पाए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है 6.2 में, देखिए बच्चा पार्टी, सिद्ध कीजिए कि r पर, r मतलब रियल नंबर पर, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। अब देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, इस एक्सरसाइज में बहुत से बच्चों के कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर पूछा कुछ है और एक्सरसाइज में आंसर कुछ आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि सर वर्धमान पूछा है, बुक में आ रहा है निरंतर वर्धमान का आंसर। तो देखिए ये कन्फ्यूजन आपकी दूर मैं आज कर दूंगा। अगर आप एक हिंदी, आपके पास जो बुक होगी वो हिंदी में होगी, जो कि यूपी बोर्ड की या मतलब हिंदी मीडियम से हम बात कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ मेरे सामने भी आई थी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, नोट्स बना रहा था आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर मैंने देखा तो जो इंग्लिश मीडियम की बुक है NCERT इंग्लिश लैंग्वेज में जो बुक है आप उसको देखिएगा और अपनी हिंदी मीडियम की बुक को देखिएगा, इनमें आपको डिफरेंस मिलेगा। तो उस डिफरेंस को मैंने पहचाना है। तो इंग्लिश मीडियम में तो वो सही दे रखा है, बट हमारे यहाँ हिंदी में वो गलत है। तो अगर आपकी बुक में भी ऐसा हो तो उसको सही कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, पहले प्रश्न में हिंदी मीडियम की बुक में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि r पर fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ये वर्धमान नहीं निरंतर वर्धमान लिखा हुआ है, वर्धमान को निरंतर वर्धमान लिखा है। तो ये हमारी हिंदी मीडियम बुक में आप इसको गलत भी बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, बट जो आंसर दे रखे हैं ना पीछे आंसर शीट में वो निरंतर वर्धमान के हिसाब से दे रखे हैं, और जबकि पूछा दिया है यहाँ पे वर्धमान, तो आंसर तो मिसमैच होंगे ही होंगे। तो इसीलिए अगर आप इसको करेक्ट कर लें तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले क्वेश्चन में जो वर्धमान लिखा है उसे आप निरंतर वर्धमान कीजिए, ऐसे दूसरे क्वेश्चन में जो वर्धमान लिखा है उसे भी आप निरंतर वर्धमान कर लीजिएगा, और तीसरे प्रश्न में ए पॉइंट में जो वर्धमान लिखा है उसे भी निरंतर वर्धमान कीजिएगा, और तीसरे के बी पार्ट में हास्यमान लिखा है उसे निरंतर हास्यमान कीजिएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिया है, जहां जहां वर्धमान या हास्यमान लिखा है उसे निरंतर वर्धमान या निरंतर हास्यमान कर लीजिए। ठीक है, उसके आगे के प्रश्न जब कराऊंगा तो बताता जाऊंगा। ठीक है, आपके आंसर में करेक्ट आएंगे, तो ये थोड़ा सा गलत है इसमें। ठीक है, अगर आपकी में ऑलरेडी सही है तो अच्छी बात है। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं बच्चा पहला। पहले प्रश्न में देखिए क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि r पर fx बराबर ये निरंतर वर्धमान है। अगर आपकी में वर्धमान हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया क्या है बच्चा पार्टी, दिया है क्या, फलन दे रखा है, फलन fx बराबर 3x प्लस 17। ठीक है, और हमें ये क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है, सिद्ध ये हमें करना है, सिद्ध करो कि फलन fx निरंतर वर्धमान होगा, और किस पर, x बिलोंग्स टू r पर, रियल नंबर पर। ठीक है, x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए ये फंक्शन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए ये वाली बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने लिखा रखी हैं, इसलिए लिखाई थी। अब आप ये देखिए कि हमें फंक्शन जो है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, आराम से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में समझ गए तो आप अंत तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, और स्टार्टिंग में आप गड़बड़ हो गई तो फिर समझ नहीं आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, दिमाग से ही क्वेश्चन होंगे ये। तो यहाँ पे लिखा है निरंतर वर्धमान, तो हमें ये जो फंक्शन है fx ये निरंतर वर्धमान प्रूफ करना है। तो भैया निरंतर वर्धमान प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पे आ जाइए। निरंतर वर्धमान होने के लिए आवश्यक है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो बस हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और प्रत्येक वास्तविक संख्या पर हम उसके डेरिवेटिव को पॉजिटिव लेकर आएंगे, 0 से बड़ा लेकर आएंगे। अगर 0 से बड़ा आ गया तो निरंतर वर्धमान है, नहीं आया तो नहीं है, बट यहाँ प्रूफ करना तो आएगा। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने
पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो भैया इसका अवकलन करेंगे तो f(x) का जब अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो क्या आता है f' बराबर, और यहाँ 3 तो क्या है कांस्टेंट है, x का अवकलन क्या हो गया 1, और ये 17 क्या है कांस्टेंट, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो फाइनली f' बराबर क्या हो गया 3 आ गया। यानी इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया f' इज इक्वल टू 3 आ गया, और 3 कैसा है वो भी पॉजिटिव है, 3 कैसा है पॉजिटिव है। तो अब आपको जो चेक करना था, ये बताना था, प्रूफ करना था, वो x बिलोंग्स टू r पे करना था कि x की जगह आप कोई भी वास्तविक संख्या लगाइए और बताइए कि फंक्शन निरंतर वर्धमान है। तो देखिए गौर दीजिए, आप यहाँ x की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या लगा लीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, कोई भी आप यहाँ पे वास्तविक संख्या लगाइए, क्या ये पॉजिटिव जो 3 है ये बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी प्लस का 3 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई x है ही नहीं, क्योंकि इधर तो हम x की जगह लगा देंगे, बट यहाँ x होती तो x की जगह लगाते तब ये कुछ बदलता, लेकिन यहाँ x है ही नहीं, तो 3 है तो 3 रहेगा। तो आप यहाँ पर x की जगह कोई भी वास्तविक संख्या लगाइए, इसका जो डेरिवेटिव है ये +3 ही आएगा, और +3 क्या होता है पॉजिटिव होता है, और कोई चीज़ पॉजिटिव है तो वो क्या होगी 0 से बड़ी ही होगी। भाई पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कहेंगे कि 3 इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन 0, 3 क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे f' भी क्या होगा, जब 3 0 से बड़ा है और 3 इज इक्वल टू f', तो f' भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x के किसी भी वास्तविक मान के लिए f' का जो मान है वो +3 ही रहेगा, और +3 0 से बड़ा होता है। इट मीन्स दैट वी कैन से f' इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हो गया f' इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हम क्या ले आए 0 से बड़ा ले आए, और जब f' 0 से बड़ा होता है तो फलन क्या होता है निरंतर वर्धमान होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः f(x) निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है आंसर। अगर किसी बुक में सिर्फ वर्धमान दे रखा है, वैसे ये प्रूफ कराया था तो आंसर तो इसका पीछे होगा नहीं, लेकिन अगर प्रूफ ना कराए और ये कहे ये चेक करो कैसा फलन है, तो ये जो है अगर कहीं बुक में वर्धमान आंसर आ रहा हो तो इसको आप वर्धमान भी कह सकते हैं, क्योंकि जो फंक्शन निरंतर वर्धमान होता है वो वर्धमान भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है जो वर्धमान हो वो निरंतर वर्धमान भी हो, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, और यही हमसे प्रूफ कराया था कि निरंतर वर्धमान होगा x बिलोंग्स टू r पर, तो निरंतर वर्धमान है जो इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लेकर आए हम, ठीक है। तो बस आपको ये फोकस करना है कोई भी फंक्शन हमें प्रूफ क्या करना है, और उस प्रूफ को करने के लिए उसकी कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशंस आपको याद हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चा, सारी चीजें हम बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) इज इक्वल टू e⁻²x से प्रदत्त फलन एक निरंतर वर्धमान है। ये भी निरंतर वर्धमान हमें प्रूफ करना है, यानी इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू e⁻²x, ठीक है। और ये सिद्ध क्या करना है हमें, ये सिद्ध करना है कि x बिलोंग्स टू r पर निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, ये प्रूफ करना है। निरंतर वर्धमान प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या है, हमें क्या लेके आना पड़ेगा, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 लेके आना पड़ेगा। अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 ले आए तो निरंतर वर्धमान प्रूफ हो जाएगा, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो f'(x) है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये चीज लेके आनी है। अगर ये ले आए तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का, पहले तो डेरिवेटिव करो, यानी इसका अवकलन करो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है जब भी कभी आप अवकलन करें करने से पहले, मैं लिखूँ या ना लिखूँ, ठीक है। चलिए, तो ये f(x) का होगा तो f'(x) e⁻²x, तो 2x को क्या मानोगे अपने मन में x, तो e⁻x का e⁻x, फिर 2x को माना इसका दोबारा करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, x का 1, तो फाइनली ये आ गया 2e⁻²x, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू r पर ये हमें
ग्रेटर देन 0 लेके आना है। तो देखिए कुछ बच्चों को पता हो, कुछ को नहीं भी पता होगी, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हमेशा एक्चुअली ये जो e की पावर 2x है ना, ये क्या है, ये अनंत सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। ये क्या है, अनंत श्रेणी का है, ये अनंत श्रेणी, जिसे हम इनफाइनाइट सीरीज भी बोलते हैं। ये इनफाइनाइट सीरीज है और इसमें जो e की वैल्यू होती है, e की जो वैल्यू होती है, जो e का मान होता है वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी e का मान 2 और 3 के बीच में होता है। e की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है, 2.7 समथिंग कुछ भी, बट 2 और 3 के बीच में होती है। ठीक है बच्चा, क्या होती है, 2 और 3 के बीच में होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चाहे आप x की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या लगाइएगा, अब आपको ये बात पता होगी जो मैं बता रहा हूँ, तभी आप इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे और आंसर भी दे पाएंगे। अगर आपको ये वाली बात नहीं पता होगी तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, रट्टा मार लो वो बात अलग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्यों, कैसे, क्या, सब समझिए। जो e का मान होता है वो हमेशा 2 और 3 के बीच में होता है। तो 2 और 3 के बीच में होगा तो जो भी होगा तो पॉजिटिव ना, क्योंकि +2 और +3 के बीच के नंबर भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में होता है e का मान। एक बात तो ये लिख लीजिएगा, नोट डायरेक्ट नहीं पता है आपको तो। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि e का मान 2 और 3 के बीच में आएगा। चाहे आप यहाँ पे x की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या लगा लो, आप नेगेटिव रियल नंबर लगा लो, आप पॉजिटिव रियल नंबर लगा लो, कुछ भी लगा लो, फाइनली आएगा क्या, पॉजिटिव ही। समझ में आया, आएगा क्या, पॉजिटिव ही। कैसे सर, एक आधा एग्जांपल देके दिखाओ। देखो बच्चा, जैसे सपोज दैट मैं x की जगह लगा रहा हूँ -2, क्या लगा रहा हूँ, -2 लगा रहा हूँ। तो -2 लगाऊंगा, यहाँ पे गौर दीजिएगा, इस 2 की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो e की पावर 2 इंटू -2, तो e की पावर -2 -4 हो गया। अब इस e की पावर -4 है, तो इसको अगर मैं बटे में ले जाऊंगा तो e की पावर +4 हो जाएगी, e की पावर +4 हो जाएगी। और जो e की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 और 3 के बीच में होती है, मतलब इसके बीच में ऐसे ही होती है, न 3 से बड़ी न 2 से छोटी, उसके बीच में कोई वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, 2.78 समथिंग करके होती है ये। ठीक है, 8 डिजिट तक, जैसे पाई की वैल्यू समथिंग होती है। ठीक है, और इसे आयलर नंबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ई को आयलर नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ई की वैल्यू जब 2 और 3 के बीच में होगी तो हम कुछ भी ले लें 2 और 3 के बीच का नंबर। तो सपोज दैट आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे आपने ले लीजिए 1.5 ले लीजिए सपोज दैट। ठीक है, और दिस इज 2, ये 2 और 3 के बीच में कहाँ है बच्चा, ये 2 और 3 के बीच में नहीं, इसको सपोज ले लीजिए आप लोग 2.5 ले लीजिए। ठीक है, और ऊपर से पावर 4, तो 2.5 की पावर 4, तो जो भी नंबर आएगा उससे +1 में भाग दो। पहले जो भी नंबर आएगा पॉजिटिव आएगा, और उससे आप 1 में भाग दोगे तो फाइनली आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। और पॉजिटिव आएगा तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, होगा नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होता है। तो फाइनली यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि जो भी आप x की जगह कोई भी रियल नंबर लगाइए, फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा e की पावर 2x का, वो पॉजिटिव आएगा, और इंटू +2, तो फाइनली पॉजिटिव ही रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात क्लियर है। यहाँ पर लिखेंगे कि e की पावर 2x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। किसी भी वास्तविक मान x के किसी भी वास्तविक मान के लिए e की पावर 2x का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो 2e की पावर 2x का मान क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो 2e की पावर 2x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और जब 2e की पावर 2x ये 0 से बड़ा होगा तो f' भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। तो f' इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और जब f' 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है बच्चा पार्टी, निरंतर वर्धमान होता है फलन, और यही हमें प्रूफ करना था। अतः f(x) निरंतर वर्धमान होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बस ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बातें नहीं पता है तो आप लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि सर ने कैसे e की पावर 2x को 0 से बड़ा दिखा दिया, कैसे दिखा दिया।
क्योंकि ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, और एक्स की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर लेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव ई वैल्यू मिलेगी, और पॉजिटिव मिलेगी इट मीन दैट वी कैन से ई की पावर 2x इज ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स भी ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑलरेडी। ठीक है, क्लियर। तो ये बातें जो मैंने अभी बताई, ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे काफी क्वेश्चंस में हमें मिलने वाली हैं, और ये बातों को आप नोट कर लीजिएगा अगर आप बाकी में नॉलेज लेना चाहते हैं मैथ के अंदर तो। ठीक है, वरना आप रट्टा तो मार के ले जाएंगे बट पता नहीं होगा कैसे हो गया, क्यों हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहां पे क्या है बच्चा, देखो हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन दे रखा है हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, और हमें ये सिद्ध करना है कि ए पॉइंट कि ओपन इंटरवल 0,π/2 में यहां भी वर्धमान लिखा है बट आप उसको निरंतर वर्धमान कीजिएगा, तभी आपका आंसर मैच होगा पीछे की एक्सरसाइज में जाके। ठीक है, वैसे प्रूफ वालों में आंसर नहीं दिया होगा, लेकिन जो पूछ रहा है वो चीज़ तभी एग्जैक्ट तरीके से आ पाएगी जब आप इसको निरंतर वर्धमान करेंगे। ठीक है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, और 2 पॉइंटों में पूछा, बी पॉइंट में हमसे कहा है कि ये हमें प्रूफ करना है कि π/2 से पाई के बीच में ये जो फलन है ये निरंतर हासमान है। ठीक है, तो ये निरंतर वर्ड जरूर जोड़ लीजिएगा अपनी हिंदी वाली बुक में, अगर ना लिखा हो, और लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए सुन लीजिए, हमें प्रूफ क्या करना है आप ये समझिए। हमें ये प्रूफ करना है कि 0 से π/2 इंटरवल में ये जो फंक्शन है एफ एक्स ये क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, यानी हमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लेकर आना है, तभी तो निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमें क्या लेके आना है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 दिखाना है, और वो भी कहाँ पे दिखाना है, इस इंटरवल में 0,π/2 के बीच पे दिखाना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे निरंतर हास्यमान दिखाना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं, पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसको आप चाहें तो 1 डाल सकते हो, और लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष, ये लाइन जरूरी है बच्चा बड़ी। ठीक है, करने पर तो देखिए एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चा बाड़ी, कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज बताइए, गौर दीजिएगा। ठीक है, यहां पर हमें इस एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा दिखाना है, और ये 0 से बड़ा कब होगा, जब कॉस एक्स 0 से बड़ा होगा, और वो भी किस पर, 0,π/2 पर। ठीक है, और 0,π/2 का मतलब क्या है, 0 नहीं ले सकते, π/2 नहीं ले सकते, इसके बीच की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बात देखिएगा बच्चा पार्टी, जो cos x होता है ना, cos x जो होता है ये 0 से बड़ा होता है, किस पर, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2 पर। सर ये बात आपने कैसे कह दी, cos x जो होता है वो 0,π/2 ओपन इंटरवल पर पॉजिटिव कैसे होता है, आप ये बताइए। तो देखिए गौर दीजिएगा बच्चा पार्टी, आप लोग पीछे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 11th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, व्यापक मान वाला। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन वाला। ठीक है, तो वहां पर आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, अगर आपको पढ़ाया गया होगा अच्छी बात है, और नहीं तो आप समझ लीजिए। और 10th में भी आपने हल्की की नॉलेज ले ली होगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर की 0π/2 मतलब क्या है भाई, हम जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर 2π भी होता है, ये कुछ एंगल्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, 270। तो भैया जो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है कि सर 0 से π/2, तो 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश है, और पहले चतुर्थांश में तो बच्चा पार्टी ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, 6 को 6 पॉजिटिव होते हैं, पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो भैया cos x भी तो पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा। हम पहले में क्यों देख रहे हैं सर जी, क्योंकि हमसे कहा है 0 से π/2 के बीच,
तो ये जो पहला चतुर्थांश होता है ये 0 और π/2 के बीच में ही होता है, इसलिए हम सिर्फ पहले चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 से π/2 तक आप और दीजिए, 0 से π/2 यहीं तक। और ये क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश, और फर्स्ट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। cos x क्या, sin x, tan x, cot x, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, बट हमें cos x से मतलब है, तो cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमें दे रखा है इंटरवल 0 से π/2, ये पहले चतुर्थांश में पढ़ते हैं, इसलिए पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, और जब cos x पॉजिटिव है, इट मीन दैट वी कैन से कि जब cos x ग्रेटर देन 0 है तो f डैश x भी ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज cos x इज इक्वल टू f डैश x। ठीक है, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अतः जब f डैश x 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन क्या होता है, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान होगा। कौन होगा, फंक्शन। ठीक है, क्लियर। पहला पॉइंट आपका ये था, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट था। ठीक है, पहले पॉइंट का आंसर आ गया। और दूसरे पॉइंट में क्या प्रूफ करा रहा है हमसे, दूसरे पॉइंट में हमसे ये प्रूफ करा रहा है कि जो फंक्शन है वो π/2 से पाई पर निरंतर हास्यमान होगा। ये प्रूफ करके दिखाओ, हास्यमान, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है एट पॉइंट ऑफ बी। ठीक है, चलिए तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें निरंतर हास्यमान प्रूफ करना है इस इंटरवल पे, तो निरंतर हास्यमान कब होता है, जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है। तो हमें इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है f डैश x ये लेस देन 0 लाना पड़ेगा, तो प्रूफ हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये। ठीक है, तो चलिए तो हमें f डैश x क्या अभी अभी हमने निकाला भी था, f डैश x क्या है, इज इक्वल टू cos x है। ठीक है, अब ये हमें cos x जो है लेस देन 0 दिखाना है, किस पर, एट ओपन इंटरवल π/2 टू पाई। ठीक है, तो बात बन जाएगी। तो गौर दीजिएगा बच्चा पार्टी, गौर दीजिएगा बस, पाई से लेके π/2 नहीं सॉरी π/2 से पाई तक, गौर दीजिएगा, गौर दीजिएगा, इसे हटा दूंगा मैं, गौर दीजिएगा बच्चा पार्टी, हर चीज का मीन समझिए क्यों है, कैसे है, क्या है। जैसे ये क्वाड्रेंट है, यू नो, ठीक है, सब जानते हो, ये 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई एंड दिस इज व्हाट 3π/2। ठीक है, 270। अब देखिए हमें बात करनी है सिर्फ π/2 से लेके पाई तक, तो π/2 कहाँ है, ये रहा, और पाई कहाँ है, ये रहा, यानी यहां से लेके यहां तक की बात करनी है सिर्फ हमें। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बच्चा पार्टी, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, और उन 4 में से एक cos x भी है। तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट में cos x जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। अदरवाइज आप π/2 और पाई के बीच का कोई भी एंगल लेके देख लीजिए, कोई भी एंगल ले लीजिए जो π/2 और पाई के बीच में आता है, और उसको x की जगह लगाइए, और फिर उसमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और चेक कीजिएगा, वो वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, जैसे π/2 बोले तो 90 और पाई 180, तो आप 120 ले लीजिए, 120 π/2 और पाई के बीच में आएगा, तो cos 120 की वैल्यू निकालिए, cos 120 की जब आप वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी बच्चा, cos 90 + 30, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगी ये। ठीक है, तो sin 30 आएगा, बट वहां पे cos होता नहीं है, तो माइनस के 1/2 आंसर आएगा, तो नेगेटिव आया ना, आप चेक कर लीजिएगा ना, आपको आता होगा निकालना। और फाइनली सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जिस इंटरवल की वो बात कर रहा है वो इंटरवल चेक कीजिए कहां से कहां तक है, तो π/2 से लेके पाई तक, ठीक है, इनके बीच में, और ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos x नेगेटिव होता है। ठीक है, तो cos x नेगेटिव होगा, इट मींस दैट वी कैन से कि cos x नेगेटिव होगा तो लेस देन 0 होगा, cos x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट, π/2 टू पाई, यानी x की π/2 से पाई के बीच के प्रत्येक कोण के लिए cos x 0 से छोटा होगा, होगा नहीं होगा, और जब cos x 0 से छोटा होगा तो f डैश x ऑब्वियसली लेस देन 0 होगा बच्चा पार्टी। ठीक है, तो f डैश x इज लेस देन 0, और जब f डैश x 0 से छोटा होता है तो वी कैन से दिस फंक्शन इज व्हाट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बिकॉज f डैश x लेस देन 0 हियर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अतः
एफ एक्स निरंतर व्हाट हास्यमान होगा। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी सेकंड पॉइंट में कि 0 से पाई बाई 2 टू पाई में निरंतर हास्यमान होगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको, बस आपको क्वेश्चन ही करना, जो भी फंक्शन आपसे प्रूफ कराया आप चेक कीजिए कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, वो कंडीशन लेके आइए। उसके लिए आपको ये सब बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, कौन से में नहीं पड़ता है, अगर आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत बच्चा पार्टी नहीं जाएगी। ओके, चलिए, तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आपको जो भी बातें मुझसे नई मालूम पड़ रही हैं, नई लग रही हैं आपको, तो उनको नोट जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें, दोबारा कभी रिवीजन करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमने ये ऐसा किया है तो क्यों किया है। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट, इसमें 3 पॉइंट थे आई थिंक यार, है ना, 3 पॉइंट थे ना इसमें, मैंने 2 ही पॉइंट लिख के, तीसरा भी पॉइंट है बच्चा, वो भी लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तीसरा पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 3 का सी पॉइंट। सी पॉइंट में हमें ये प्रूफ करना था कि 0 से पाई में ना तो वर्धमान हो है और ना ही हास्यमान है, ना तो वर्धमान है ना तो हास्यमान है, यानी नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, या नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ना तो वर्धमान ना ही हास्यमान है, और वो भी किस में, 0 से पाई में। फंक्शन वही है, हमने मिटा दिया, हमें पता नहीं, तीसरा पॉइंट भी है इसमें। तो फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स था, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या निकाला था हमने, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो देखिए, हमें नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, या नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग लेके आना है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, मैंने आपको बताया था ग्राफ जब समझाया था लास्ट वीडियो में, कि जब कोई फंक्शन इंक्रीज करे, कांस्टेंट भी हो, डिक्रीज भी करे, या इंक्रीज करे और डिक्रीज करे, इट मीन दैट वी कैन से दिस फंक्शन व्हाट, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिए, तो वही चीज करनी पड़ेगी। देखिए, गौर दीजिएगा बच्चा बड़ी, गौर दीजिए, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। देखिए बच्चा बड़ी, गौर दीजिएगा ना, ये इंटरवल क्या दे रखा है आपको, इंटरवल दे रखा है 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। तो गौर दीजिए, आप समझ सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज 0 और दिस इज पाई, क्लियर, और दिस इज पाई बाई 2। ओके, तो गौर दीजिएगा बच्चा पार्टी, cos x जो होता है, cos x जो होता है वो 0 से लेके पाई तक क्या करता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 और पाई बाई 2 के बीच में cos x जो होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और बढ़ेगा यानी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है, व्हाट, कौन, cos x। और पाई बाई 2 और पाई के बीच में जो होता है cos x नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 और पाई के बीच के जो एंगल्स होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos x होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बात हम अभी पीछे प्रूफ करके आ रहे हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था तो cos x पॉजिटिव था, पार्ट बी में सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ा था तो cos x जो है वो नेगेटिव था। अब हमसे पूछा है सीधे 0 और पाई बाई 2 के बीच में, आप हमें ये बताइए कि ये प्रूफ कीजिए कि cos x ना तो वर्धमान होगा ना हास्यमान होगा। तो देखिए बच्चा, इसमें तीनों कंडीशन आ रही हैं। 0 और पाई बाई 2 के बीच में तो cos x का जो ग्राफ है वो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा। तो यहां पर तो होगा वर्धमान, बढ़ेगा यानी पॉजिटिव होगा। और पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, cos x की वैल्यू 0 होती है। पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। तो यहां पर तो हो जाएगा 0 यानी नियत हो जाएगा। यहां से यहां तक बढ़ा, फिर यहां पे कांस्टेंट हो गया cos x का ग्राफ, और फिर यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ, घटा ग्राफ। तो इंक्रीज भी हुआ, डिक्रीज भी हुआ और कांस्टेंट भी रहा। और जब ये तीनों स्थितियां बन जाती हैं या ये दोनों स्थितियां ही बन जाएं तो हम कह सकते हैं कि फलन ना तो वर्धमान होता है ना हास्यमान होता है। क्यों, क्योंकि जितना बढ़ा उतना ही कम हो गया। कोई चीज जितनी बढ़ी उतनी ही कम हो गई। आप 4 सीढ़ी ऊपर चढ़े, आप 4 सीढ़ी ही नीचे आ गए, तो आप कहाँ खड़े हैं,
जहां आप चढ़ने से पहले खड़े थे। तो आप कहीं बढ़े क्या? नहीं बढ़े भाई। आप जीना चढ़ना चाहते हैं अपने घर का और आप ज़मीन पर खड़े हुए हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हो, 4 सीढ़ी आप ऊपर गए तो आप इंक्रीज कर गए, बढ़ गए, और फिर 4 सीढ़ी आप नीचे आ गए, डिक्रीज कर गए, तो आप जहाँ खड़े थे वहीं हैं, आप कहीं नहीं गए। तो ना तो आप बढ़े और ना आप घटे, जहाँ हैं वहीं रहे। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर है। 0 से π/2 ओपन इंटरवल 0 से π/2 पर तो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बट π/2 से पाई पर डिक्रीज कर रहा है। और जब इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे, वी कैन से फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो वर्धमान है ना हास्यमान है, आपको बताया था। ठीक है, तो बस ये हमें भी करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे हम लिख के दिखाएंगे पूरा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे 0 to π/2, 0 से π/2, 0 से π/2 पर cos x इज ग्रेटर देन 0, 0 से या फिर आप ये लिख सकते हैं ऐसे करके कि cos x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। 0 से π/2 x के 0 से π/2 पर जो cos x होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, एंड cos x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से पाई पर। यानी कि 0 से पाई तक तो cos x जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव होता है, और π/2 से पाई यानी π/2 से पाई तक cos x जो होता है वो 0 से छोटा होता है, यानी डिक्रीज होता है। तो जितना बढ़ा 0 से π/2, जितना बढ़ा π/2 से पाई उतना ही घट गया, तो फलन ना तो वर्धमान हुआ ना हास्यमान हुआ। तो यहाँ लिखेंगे तो cos x इज इक्वल टू 0 भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ना तो बढ़ा ना घटा, वही है। ठीक है, तो इतना भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो या फिर आप ये लिख देंगे तो x बिलोंग्स टू 0 से पाई cos x ना तो वर्धमान होगा ना हास्यमान, अतः f(x) न तो वर्धमान होगा ना ही हास्यमान। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। क्यों वर्धमान नहीं, क्यों हास्यमान नहीं, समझ में आ गया? क्योंकि वर्धमान तो था बट 0 से π/2 तक, और हास्यमान तो था बट 0 से π/2 से पाई तक, बट जितना बढ़ा उतना ही घट गया, तो ना बढ़ा ना घटा, जहां था वही है। ठीक है, इसलिए वी कैन से फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चा, बड़ी समझ में आ गया। और तीनों कंडीशन मैंने आ सकती है यहाँ पे। भाई यहाँ पे बढ़ा तो यहाँ पर जब बढ़ा है तो हम कह सकते हैं f(x) ग्रेटर देन 0 होगा। 90 पे cos की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पर f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी नियत है यहाँ पे, और यहाँ घटा है तो f(x) लेस देन 0 होगा। तो तीनों कंडीशन आ रही हैं, और जब तीनों कंडीशन आए मैंने आपको बताया था, तो फंक्शन ना तो वर्धमान होता है ना हास्यमान होता है। ठीक है, तो कोई सा भी आप तरीके से देख सकते हैं, हर तरीका यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है बच्चा, बड़ी तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ग्राफ के माध्यम से आपको समझ में भी आ रही होंगी, आई होप। और आपको अगर नहीं भी पता होंगी तो अब क्लियर हो गया होगा, तो इन बातों को लिख लीजिएगा अपनी भाषा में, जिससे आप आने वाले समय में जब भी क्वेश्चन करें तो आप समझ जाएं कि ये इसलिए ऐसा किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या कहा है? यहाँ पे कहा है अंतराल ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल थोड़ा बदल गया, यहाँ पे हमसे अंतराल पूछे हैं। अभी तक तो हमें अंतराल दिए थे और ये पूछा था कि फंक्शन वर्धमान है या निरंतर वर्धमान है या हास्यमान है निरंतर हास्यमान है। अब उल्टा हो गया क्वेश्चन, अब अंतराल पूछे हैं और जो फलन है वो आपको निरंतर वर्धमान या निरंतर हास्यमान या हास्यमान या वर्धमान दिया होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें फंक्शन दे रखा है, फलन क्या दिया है? f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, से प्रदत्त फलन ए पार्ट में हमें क्या दिया है? फलन निरंतर वर्धमान है, बट हो सकता है आपकी किताब में सिर्फ वर्धमान लिखा हो, तो उसे निरंतर वर्धमान करेक्ट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, आंसर तभी मैच होंगे आपके अच्छे से। निरंतर
वर्धमान है। ये इस आई थिंक इस हिंदी की बुक में मिस प्रिंट है, और आप इंग्लिश मीडियम की बुक देखेंगे एनसीईआरटी की ओरिजिनल उठा के, तो वहाँ पे हमारी हिंदी की बुक में इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, वहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हुआ है। यानी हमारे यहाँ वर्धमान लिखा है, वहाँ निरंतर वर्धमान लिखा है, और उसी के अकॉर्डिंग आंसर सीट में आंसर दे रखे हैं। ठीक है, और आप यहाँ मैच कीजिएगा। तो निरंतर क्या होगा? वर्धमान होगा। और बी पॉइंट में हमसे पूछा है जब फलन निरंतर हास्यमान हो, निरंतर हास्यमान है। फलन क्या है यहाँ पे? निरंतर हास्यमान है। यानी ये कह रहे हैं कि वो अंतराल बताओ जिस अंतराल में ये जो फलन है निरंतर वर्धमान है, और फिर वो अंतराल बताओ जिस अंतराल में ये फंक्शन निरंतर हास्यमान है। वो इंटरवल बताओ, वो इंटरवल कौन से हैं जिनमें ये फंक्शन निरंतर वर्धमान और निरंतर हास्यमान है, दोनों बताने। तो पहले हम पार्ट ए को लेंगे। ठीक है, और पहले पार्ट ए को क्या, पर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स बराबर एक्स की पावर 2 का करेंगे, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 2 जाओ 4x और माइनस के 3। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब ए पार्ट में हमसे क्या कहा है? फलन निरंतर वर्धमान है, ये हमें दिया है कि ये जो फलन है ये निरंतर वर्धमान है, ये कह रहा है प्रश्न में। तो अगर ये निरंतर वर्धमान है तो पक्का इसका जो डेरिवेटिव है जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर निरंतर वर्धमान होता है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से बड़ा होता है। और ये कह रहा है निरंतर वर्धमान है, तो ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा ले लेंगे हम। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। भाई जब ये निरंतर वर्धमान है, ए पॉइंट में बता रहा है ये फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव की वैल्यू हम जानते हैं, क्या है डेरिवेटिव? अभी निकाला हमने, ये रहा। तो 4x माइनस 3 एफ डैश एक्स की जगह पर और ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x का मान निकालो, तो इस 3 को भेज दें उधर, तो 4x ग्रेटर देन प्लस 3 हो जाएगा इधर जाके। यहाँ से x का मान निकालो, तो x का मान निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा बच्चा पार्टी? तो x इज ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 3/4। यानी अगर x की वैल्यू हम 3/4 से बड़ी लें तो उन सभी 3/4 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, 3/4 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये जो फंक्शन है ये निरंतर वर्धमान होगा, क्योंकि यहां से हमसे इंटरवल पूछा था। तो x का जो मान आ रहा है वो 3/4 से बड़ा आ रहा है, यानी 3/4 से बड़ी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उन सभी वास्तविक संख्याओं पर ये जो फंक्शन है ये निरंतर वर्धमान आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे अंतराल लिखेंगे, अतः अंतराल कैसे लिखेंगे? अंतराल हम लिखेंगे कि x का मान 3/4 से बड़ा, और कितना बड़ा? अनंत तक। तो 3/4 भी नहीं लेना, 3/4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो इंटरवल कौन सा लगेगा? इंटरवल लगेगा यहाँ पे ओपन। क्यों? क्योंकि 3/4 से बड़ी लेनी है, 3/4 भी नहीं ले सकते, और कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो एक बात ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी, ये 3/4 x का मान नहीं है, 3/4 से जो बड़ी वैल्यू होंगी वो x का मान है। इसीलिए हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल ये कहता है कि कोने वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, और 3/4 x का मान है क्या? नहीं, 3/4 से बड़ी वैल्यू x का मान है, तो 3/4 x का मान नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल लाया कि 3/4 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और इनफाइनाइट को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, वो वास्तविक संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता, यानी उसको दर्शाया नहीं जा सकता है। इसलिए ओपन इंटरवल लिया है, यानी कि ये भी नहीं और ये भी नहीं, इनके बीच की वैल्यू के लिए 3/4 और इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी उन सभी पर ये जो फंक्शन है निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, क्लियर। अब बी पॉइंट पे आ जाते हैं। बी पॉइंट में हमें क्या दे रखा है कि जो फलन है निरंतर हास्यमान है, ये फलन निरंतर हास्यमान है। तो ये बताओ कौन कौन से अंतराल हैं जिस पर ये निरंतर हास्यमान होगा? तो अंतराल पूछा है। तो भैया ये फलन अगर निरंतर हास्यमान है, तो जब कोई फंक्शन निरंतर हास्यमान होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? लेस देन 0 होता है, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि फलन निरंतर क्या है?
हास्यमान है, ये हमें दिया है। तो क्या होगा, जब ये फलन निरंतर हास्यमान है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, फिर इसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होगा अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी, क्या थी, दोनों के लिए यही काम करेगी। 4x माइनस 3 इज लेस देन 0, यहाँ से आप x का मान निकालिए, तो 4x लेस देन 3, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3/4, x लेस देन 3/4, यानी x का मान 3/4 से छोटा, यानी x की वैल्यू 3/4 से जितनी भी छोटी वैल्यू होंगी उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये जो फंक्शन है निरंतर हास्यमान होगा। तो अंतराल कैसे लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे अंतराल x बिलोंग्स टू, x का मान 3/4 है, नहीं 3/4 से छोटी ले सकते हैं, बड़ी नहीं ले सकते, 3/4 से छोटी जितनी भी वास्तविक संख्या है सब पर ये फंक्शन निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, तो 3/4 से छोटी की बात हो रही है, तो छोटी कहाँ तक भाई, 3/4 से छोटी तो बहुत सारी संख्या है, तो कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, तो माइनस इन्फिनाइट और 3/4 और इंटरवल आ जाएगा यहाँ पे ओपन, क्यों, क्योंकि 3/4 भी x का मान नहीं हो सकता, माइनस इन्फिनाइट भी नहीं हो सकता, इनके बीच की वैल्यू जितनी भी होंगी वो सब पर ये जो फंक्शन है निरंतर हास्यमान होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इस तरीके से आपका चौथे क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हमसे पूछे थे, दोनों ही हमने सॉल्व कर दिए। तो ये जो चीज़ है ये ऐड जरूर कर लीजिएगा, और आगे भी काफ़ी क्वेश्चंस में ये चीज़ ऐड होनी है, तो मैं जैसे जैसे कराता जाऊँगा बताते जाऊँगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों को जरूर बताइएगा कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लास 12 की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जा रही है। और बच्चा कुछ बच्चे सिलेबस को लेकर चिंतित हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए भाई, सब कुछ बहुत अच्छे से करा दूंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और जो है अनसॉल्व पेपर सारी चीज़ कराएंगे, टेंशन मत लो, बस सब्र रखो, अब आपको सब कुछ आराम से होने वाला है। ठीक है बच्चा, बस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करो। थैंक यू।